हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टेप अप एकेडमी पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले इनसे मिल लेते हैं। ये आए हैं आपका वेलकम करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिवीजन कर लो, सारा सब कुछ कंप्लीट कर लो और एग्ज़ाम की टेंशन से फ्री हो जाओ और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स दे दो, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10, दैट इज इक्वालिटी। तो ये वन शॉट वीडियो है, मतलब कि पूरा चैप्टर आपको जो भी दिया गया है इसे हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, फैक्ट्स याद करेंगे और रिवीजन कर लेंगे बहुत जल्दी। इस चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद रिवीजन आप लोगों को एक तसल्ली हो जाएगी कि चलो अब इक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, तो कितने ज़्यादा पीरियड्स के साथ ये कंप्लीट करना पड़ता है हमें, है ना। बट यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट है कि एक शॉट है, ये वन शॉट है, मतलब इसी वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ और स्टार्ट कर लो जल्दी से। और सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आज सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ स्लाइड्स कैसी लग रही है, आज की अट्रैक्टिव लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक है। बहुत मज़े से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब तो आप सभी समझते ही हैं, बस थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे हम। आओ देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे अभी हमने पेन चूज़ किया नहीं है तो कर लेते हैं। देखो, ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड और ऐसी वैल्यू जो एंशरेंट की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट इट एग्जामिन्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये कॉन्सेप्ट जो है इन पे रिफ्लेक्ट करते हुए ये एग्जामिन्स करता है फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चंस कौन से। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इक्वालिटी। अब आप कहेंगे कि इक्वालिटी मतलब समानता, लेकिन हो सकता है आपके लिए जो इक्वालिटी हो वो किसी और के लिए इनइक्वालिटी हो, मतलब सबका अपने अपने तरीके से इक्वालिटी होती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करके बताएंगे कि व्हाट इज इक्वालिटी और हमें क्यों कंसर्न होना ज़रूरी है पॉलिटिकल और मॉरल आइडियल को लेके, ठीक है। सेकेंड है, डज द परसूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व ट्रीटिंग एवरीवन द सेम इन एवरी कंडीशन। क्या जो इक्वालिटी है, एक तरीके से जो सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, क्या ये इन्वॉल्व करता है कि हर एक व्यक्ति को सेम ट्रीट करेंगे हर एक कंडीशन में। नेक्स्ट, हाउ मे वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में हम कैसे इक्वालिटी को परस्यू करेंगे और इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, या फिर इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, कम करेंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को, दैट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। और इन्हीं सारी चीज़ों को समझने में और आंसर करने में इन क्वेश्चंस को हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ देखेंगे हमारे टाइम के, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म को। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सारा सब कुछ इसलिए पढ़ना है ताकि हम हर एक चीज़ को रिलेट कर सकें और आंसर्स अच्छे से लिख सकें। इसलिए ध्यान से सुनना और एग्ज़ाम टाइम में उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना जो एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। इक्वालिटी इतनी मैटर कर ही क्यों रही है, ठीक है। इक्वालिटी एक पावरफुल पॉलिटिकल और मॉरल आइडियल है जो कि इंस्पायर्ड हुआ है या फिर जो गाइड किया है, कहाँ से, मतलब एक तरीके से ये गाइड करता है ह्यूमन सोसाइटी को फॉर मैनी सेंचुरीज। बहुत से सालों से ये गाइड करता हुआ आया है ह्यूमन सोसाइटी को। तो इक्वालिटी इज अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज। It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God. ये क्या करता है, ये implicit करता है सभी faith और religions को जो proclaim करते हैं
कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये क्रिएशन ऑफ गॉड हैं। अगर हम पॉलिटिकल आइडियल की तरह देखें तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये क्या बताता है, इन्वोक्स द आइडिया कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इनकी इक्वल वर्थ है रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस या फिर नेशनैलिटी। ये मेंटेन करता है क्या कि ह्यूमन बीइंग डिजर्व करते हैं इक्वल कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट, और कारण क्या है, कॉमन ह्यूमैनिटी, एंड बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। ये ऐसा नोशन है जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी का जो लाई करता है बिहाइंड फॉर इंस्टेंस द नोशंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, या फिर अगर हम देखें और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मॉडर्न पीरियड में जो इक्वालिटी है सभी ह्यूमन बीइंग्स की, ये यूज की हैज़ बीन यूज्ड एज अ रेलिंग स्लोगन इन द struggle against states and social institutions which uphold inequalities of rank, wealth, status और privilege among people। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर हम मॉडर्न पीरियड में देखें तो जो सभी एक ह्यूमन बीइंग की इक्वालिटीज़ है, हम देखते हैं कि एक तरीके से स्लोगन रहते हैं, स्ट्रगल जब अगेंस्ट में करते हैं स्टेट्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस के जो अपहोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट और सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या अपहोल्ड कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेज अमंग पीपल। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हम कुछ कंट्रीज़ के भी एग्जाम्पल लेते जाएंगे इक्वालिटी को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का एग्जाम्पल। यहाँ पे इन्होंने स्लोगन यूज़ किया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और क्यों यूज़ किया था, ये रिवॉल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की के अगेंस्ट में। ठीक है, जो डिमांड थी इक्वालिटी की, ये एक जगह और रेज होती है एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स के टाइम पे एशिया में और अफ्रीका में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले हमने 18th सेंचुरी का लिया जिसमें हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एक स्लोगन यूज कर रहे थे, और वो स्लोगन क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और किस चीज़ के लिए कर रहे थे, तो ये रिवॉल्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी, जो अत्याचार हो रहे थे एक तरीके से लैंडेड फ्यूडल में, और मोनार्की के लिए, एंड द मोनार्की। फिर 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में यहाँ पे डिमांड होती है इक्वालिटी की, और कब रेज हुई है, एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स के टाइम पे। और ये फिर कंटिन्यू रही, मतलब रेज होती रही स्ट्रगल करते करते। ग्रुप्स जैसे स्ट्रगलिंग ग्रुप्स थे उस टाइम पे, वुमेन्स थे, दलित्स थे, जो मार्जिनलाइज्ड फील करते थे अपनी सोसाइटी में, इन अवर सोसाइटी। तो ये स्ट्रगल्स चलते रहते थे। अगर हम आज की बात करें तो इक्वालिटी एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और लॉ में भी है बहुत सी कंट्रीज के। यस, अगर हम बात करें येट, यस नहीं, येट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में अगर हम देखें तो इट इज इनइक्वालिटी rather than equality which is most visible around us in the world as well as within our society। अगर हम देखें इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए हैं, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जितनी ज़्यादा हम इक्वालिटी अपने आसपास नहीं देख पाते, उससे कई ज़्यादा हम क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं वर्ल्ड में और हमारी खुद की सोसाइटी में भी, समाज में भी, इवन घर में भी। कभी कभी आप लोग कहते होंगे ये तो इनइक्वालिटी है, ये तो हमारे साथ समानता बिल्कुल नहीं हो रही, इक्वालिटी नहीं हो रही है। ऐसे कई तरह की चीज़ें, एग्जाम्पल्स हम देखते रहते हैं। अब अगर हम हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, तो हम स्लम्स देखते हैं। ठीक है ना, साइड बाय साइड कोई भी लग्जरी हाउसिंग है, स्कूल है विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स अलोंग विद स्कूल्स विच में लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और टॉयलेट्स, वेस्ट ऑफ फूड्स एज वेल एज स्टार्वेशन। ऐसे समझो, इन आवर कंट्री वी कैन सी स्लम्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड स्लम भी चल रहे हैं। और इसके साथ हम क्या क्या देखते हैं, लग्जरी हाउसिंग भी, स्कूल भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ, एसी देखते हैं हम क्लासरूम्स में, स्कूल, और फिर ऐसे स्कूल्स भी हम देखते हैं जिसमें इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ या टॉयलेट्स भी नहीं है, फूड का वेस्टेज देखते हैं, और स्टारवेशन भी हम देखते हैं। There are glaring differences between what the law promises and what we see around us। आपने देखा होगा, एक यहाँ पे ऐसे समझो कि नेताजी आते हैं, बहुत सारे वादे करके जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चलो
ऐसा सुन के हम वोट कर भी देते हैं और फिर देखते हैं जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल तो किए ही नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में हम देखते हैं कि लॉ कुछ और प्रॉमिस कर रहा है और हमारे आसपास चल कुछ और ही रहा है। ठीक है, एक हम पैराडॉक्स फेस करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है आइडियल ऑफ इक्वालिटी, येट हर जगह हम इनइक्वालिटी देखते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे अनइक्वल वेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्क सिचुएशंस हैं एंड पावर एज वेल हैं। क्या हम कंसर्न हैं इस ये टाइप्स की जो इनइक्वालिटीज हैं इनसे? ठीक है, क्या ये परमानेंट और इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ है जो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज देयर डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी? तो अभी ये सारी चीज़ों को देख के ऐसी कुछ इमेज आपकी भी बन रही होगी, क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम कंसर्न है इन तरीके की इनइक्वालिटी से? क्या ये परमानेंट और इनएविटेबल फीचर है सोशल लाइफ का जो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को? टैलेंट का डिफरेंस, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स का डिफरेंस एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में, सोशल प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस लेके आती हैं। ठीक है, क्या ये इनइक्वालिटीज़ कॉन्सिक्वेंस है हमारे सोशल पोजीशन और रूल्स का? ये वो क्वेश्चन है जो सभी लोगों को पूरे वर्ल्ड में ट्रबल करते हैं, बहुत सालों तक करते हुए आए भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरीके से क्या बनाता है? इक्वालिटी वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, अगर स्टूडेंट है पॉलिटिकल थ्योरी का तो उनकी अगर हम बात करें, आप लोगों की बात करें, तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के जो हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए ऐसे रेंज ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाई? इक्वालिटी क्या इम्प्लाई करती है? समानता क्या इम्प्लाई करती है? ठीक है, हम डिफरेंट हैं बहुत तरीके से, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो फिर क्या मतलब होगा कि व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल? फिर हम कैसे कहेंगे कि हम फिर भी एक हैं? देखते हैं इतनी डाइवर्सिटी है, हर एक चीज़ है, रिच भी है, पुअर भी है, लिटरेट भी है, इलिटरेट भी है, ठीक है, एम्प्लॉयड भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं बहुत तरीके से। आप और आपके फ्रेंड में ही कुछ डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस मतलब कि आप मान लीजिए कि आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है, आपके फ्रेंड को कोई और सब्जेक्ट पसंद है, तो हर तरीके से डिफरेंट है। लेकिन फिर इसका मतलब क्या होता है कि हम फिर भी एक हैं, हम फिर भी समान हैं, इक्वल हैं? What are we trying to achieve through the ideal of equality? और समानता का जो सिद्धांत है या जो आइडियल है, इससे हम क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या हम सारे डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं इनकम और स्टेटस के, या फिर ऐसे समझो कि कौन सा जो काइंड होगा इक्वालिटी का हम परस्यू कर रहे हैं और किसके लिए परस्यू कर रहे हैं? कुछ अदर क्वेश्चंस जो रेज्ड हुए हैं वो क्या है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जो कि हम यहाँ पे कंसर्न करेंगे, एक तरीके से कंसीडर करेंगे। टू प्रमोट इक्वालिटी शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन्स इन एग्जैक्टली द सेम वे? क्या इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हम सभी व्यक्तियों को एक जैसा ट्रीट करेंगे? ऐसे समझो कि एक छोटा बच्चा है, एक अच्छा यंग मैन है या वुमेन है, ऐसे समझ लो, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इन सबको क्या सारी कंडीशन में एक जैसा ट्रीट किया जाएगा? अगर आप जैसे हॉस्पिटल में आप लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है, आप लोग सब खड़े हुए हैं। अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति आ जाता है जो फिजिकली फिट है, तो क्या आप उसको लाइन में अपने से आगे खड़ा होने देंगे? बिल्कुल नहीं, आप लड़ झगड़ लेंगे कि नहीं ये बिल्कुल हमारे आगे कैसे खड़ा हो जाएगा। वहीं अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं तो आप क्या उनको कहेंगे कि नहीं इक्वालिटी का सिद्धांत है भैया, समानता सबको है, अंकल आप तो पीछे ही खड़े होंगे, चाहे दादाजी आप कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो? ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रहा है कि ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत बढ़िया सी डिज़ाइन बनी थी, ऐसे समझो। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, समानता को प्रमोट करने के लिए क्या हम सभी पर्सन को इक्वली ट्रीट करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम वे में? ठीक है, कैसे सोसाइटी डिसाइड करेगी कि कौन से डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट या रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल हैं और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड विच आर नॉट?
कौन सी ऐसी पॉलिसीज होंगी जो हम परस्यू करेंगे टू ट्राई एंड मेक द सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन, सोसाइटी को और इगैलिटेरियन बनाने के लिए, जो कि रिगार्डलेस ऑफ रेस कास्ट होगी, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज इक्वालिटी, क्या होता है इक्वालिटी। All of them make distinctions between human beings on grounds of race and color, and these appear to most of us as unacceptable. यहाँ पे ये कह रहे हैं, मतलब एक डिस्टिंक्शंस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, और ग्राउंड क्या होते हैं, रेस और कलर, और ये कहीं ना कहीं तक हम सभी के लिए अनएक्सेप्टेबल होते हैं। इनफैक्ट ऐसे डिस्टिंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, वायलेट करते हैं एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हमारी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है इक्वालिटी की, उसे वायलेट करते हैं, जो हमें ये बताती है कि सभी ह्यूमन बींग्स एंटाइटल्ड हैं सेम रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन के लिए, और रीज़न क्या है, कॉमन ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। हाउएवर अगर ट्रीट कर रहे हैं लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, हाउएवर ट्रीटिंग पीपल विथ इक्वल रिस्पेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमेशा उन्हें आइडेंटिकल वे में ही ट्रीट करें। कोई भी सोसाइटी ट्रीट नहीं करती है अपने मेंबर को एग्जैक्टली सेम वे में सभी कंडीशंस में, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था लाइन वाला, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी में डिवीजन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है, और जो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस, एंड पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। और टाइम के साथ ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नेसेसरी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या है, ऐसे ऐसे आपके माइंड में चल रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा, सुनते जाओ। फॉर इंस्टेंस, we usually do not feel that giving prime minister or army generals a special official rank and status goes against the notion of equality, provided their privileges are not misused. अब अगर यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर या आर्मी जनरल्स को ऑफिशियल रैंक दे रहे हैं, तो ये अगेंस्ट में नहीं है नोशन ऑफ इक्वालिटी में, बस हम ये कहते हैं कि आपको जो स्टेटस मिला है, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उसका आप मिसयूज ना करें। बट सम अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज में सीम अनजस्ट, बट अगर कुछ अदर इनइक्वालिटीज, मतलब काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज हम देखते हैं तो वो हमें अनजस्ट लगती हैं, और होती भी हैं इसलिए दिखती हैं अनजस्ट। फॉर इंस्टेंस देखो, अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है स्लम में, ये इसे न्यूट्रिशियस फूड डिनाई किया जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा, या गुड एजुकेशन नहीं मिलेगा, और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये अनफेयर दिखता है कहीं ना कहीं तक। भैया बच्चे की क्या गलती है, वो स्लम एरिया में पैदा हुआ है अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, उसे एजुकेशन, गुड एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से उसका खुद का तो कोई मिस्टेक, मतलब फॉल्ट नहीं है, और ये एक तरीके से अनफेयर अपीयर होता है, इट में अपीयर अनफेयर टू अस। फिर अगर देखो जो क्वेश्चन है जो राइज होता है, दैट इज विच डिस्टिंक्शंस एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। तो कौन से डिस्टिंक्शंस या फिर डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं और कौन से नहीं है एक्सेप्टेबल। जब लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन, रेस या कास्ट या जेंडर में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, तो इसे भी एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कंसीडर किया जाता है। हम ऐसे रिगार्ड से इसे देखने लगते हैं। बट ह्यूमन बीइंग परस्यू करते हैं डिफरेंट एम्बिशंस और गोल्स को, और दोनों उसमें मतलब सभी इक्वली तो सक्सेसफुल होते नहीं हैं। So long as they are able to develop the best in themselves, we would not feel that equality has been undermined. और जितनी जल्दी वो अपने आप को डेवलप करेंगे बेस्ट वे में, तो हम फिर यहाँ पे ऐसा फील नहीं करेंगे कि इक्वालिटी अंडरमाइन हुई है। देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि कुछ लोग जो होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स या आप लोग भी अच्छे म्यूजिशियंस बनना चाहते होंगे और बन भी जाते हैं। वाइल अगर किसी और की हम बात करें तो वो इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। कुछ फेमस साइंटिस्ट होते हैं और मतलब अदर पर्सन्स को उनके हार्डवर्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। Commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all forms of differences. लेकिन यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स देके हमें ये समझाया गया है कि अगर हमने कमिटमेंट दिया है आइडियल ऑफ इक्वालिटी को, तो ये जो इम्प्लाई नहीं होगा सारी जगह पे, मतलब कि डज नॉट इम्प्लाई
द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कि सभी फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो म्यूजिशियन है तो उसे तो बोला ही जाएगा ना कि भैया आइए आप अपना मतलब जो भी आप लोगों को आता है अच्छे से म्यूज़िक की फील्ड में उसको प्रेजेंट कीजिए। बट जिसे नहीं आता है, जो म्यूजिशियन नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं म्यूजिशियन नहीं था तो मुझे गाने नहीं दिया या मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करने दिए। इस तरीके से ऐसे समझो कि सब जगह ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंसेस हटा दिए जाएं, कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी को देखते हुए, ठीक है। इट merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined। और merely यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रीटमेंट हम रिसीव करते हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हम इंजॉय करते हैं ये प्री-डिटरमाइंड नहीं होनी चाहिए। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर हम आते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ठीक है, ये इम्प्लाई करता है कि जितने भी लोग हैं ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग ये एंटाइटल्ड हैं सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ताकि ये अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और टैलेंट्स को, और जो भी उनका गोल या एम्बिशंस हैं उसे परस्यू कर सकें। यहाँ पे जैसे हमने भी एग्जांपल देखा था कि जो भी बच्चा स्लम में जन्म लिया है जिस भी बच्चे ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे न्यूट्रिशियस फूड ना मिले या गुड एजुकेशन ना मिले। अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिलता है तो ये इक्वालिटी के बेसिस पे मिलेगा, मतलब सेम राइट्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, तब जाके वो अपने स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप कर पाएगा और जो भी उसके गोल्स और एम्बिशंस हैं उसे परस्यू कर पाएगा। तो इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एक्चुअल में क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ये है कि सभी लोग एज ए ह्यूमन बीइंग इन्हें सेम राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, टैलेंट डेवलप कर पाएंगे या जो टैलेंट है उसे दिखा पाएंगे, एज वेल एज अपने गोल्स और एम्बिशंस को अचीव कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इन अ सोसाइटी जो भी लोग हैं मे डिफर विथ रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। डिफर कैसे हो सकते हैं? चॉइसेस और डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है। सोसाइटी में किसी को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, किसी को कम बोलना पसंद है, ठीक है ना, मतलब कि ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, किसी को ज़्यादा बोलना पसंद है। ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये सोसाइटी में होते हैं चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। यहाँ पे डिफरेंट टैलेंट्स और स्किल्स भी होती होंगी। आपकी क्लास में ही कोई बहुत अच्छा डांसर होगा तो कोई बहुत अच्छा सिंगर होगा, ठीक है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा तो कोई मस्ती में बहुत अच्छा होगा, भयंकर मस्ती, ठीक है, बैक बेंचर्स होते हैं ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टैलेंट और स्किल्स भी होती हैं जिसका रिजल्ट होता है मोर सक्सेसफुल बेसिस पे होता है, इन सम बीइंग मोर सक्सेसफुल इन देयर चूजन करियर्स देन अदर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इनके टैलेंट्स और स्किल्स डिफरेंट होती हैं तो इसके थ्रू विच रिजल्ट्स इन सम बीइंग मोर सक्सेसफुल, तो हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है उनके चूजन करियर में कंपैरिजन वाइज अदर्स के। देखो जैसे कि किसी को डांसर बनना था, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हैं, इनका नाम रख लेते हैं, क्या रख लें, सोनू और प्रीति, ऐसा नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बैग वैग लेके खड़े हुए हैं, दोनों को ही, एक को आईएएस बनना था, एक को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना था। तो सोनू ने अपनी फील्ड में काफ़ी मेहनत की तो वो भी आगे बढ़ गया, प्रीति ने अपनी फील्ड में मेहनत की, वो भी आगे बढ़ गई। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि और हो सकता है किसी को एक्टर बनना हो, ठीक है। अब एक्टर बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हर एक चीज़ में स्ट्रगल है। तो डिपेंड करता है आपने करियर कैसे चूज़ किया और उस बेसिस पे आपने कितनी जल्दी सफलता हासिल की है। तो इस बेसिस पे ये डिफरेंट टैलेंट्स और स्किल्स की भी हम बात करें। इक्वालिटी में हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाया तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब तरीके के डिफरेंसेस खत्म कर दो। एलिमिनेशन सब चीज़ का नहीं हो सकता है। But just because only some become ace cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. अब कुछ क्रिकेटर्स बन जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल लॉयर्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी क्या करेगी, अनइक्वल कंसिडर कर रही है चीज़ों को या सोसाइटी को अनइक्वल कंसिडर किया जा रहा है।
In other words, it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant. यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की कमी है, मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, वेल्थ या प्रिविलेज नहीं दिए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट इनइक्वालिटीज पीपल के एक्सेस में, मतलब कि जो भी आपने अचीव किया है टू सच बेसिक गुड्स एज education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society. मतलब कि यहाँ पे equality of status, in other words it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant, but inequalities की बात कहाँ पे हम कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक गुड्स की है, एजुकेशन की है, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग, इन सारी चीज़ों के लिए है, that make for an unequal and unjust society. अब नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में हम समझेंगे. A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and socially produced inequalities. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी कभी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है. कहाँ पे? पॉलिटिकल थ्योरी में नेचुरल इनइक्वालिटीज़ और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, मतलब कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ जो नेचुरल होंगी और ऐसी इनइक्वालिटीज़ जो सोशली प्रोड्यूस्ड होंगी, जो समाज के द्वारा विकसित हुई होंगी. नेचुरल इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? जो इमर्ज होती हैं लोगों के बीच में एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स. जैसे अभी हमने म्यूजिशियंस, क्रिकेटर्स, लॉयर्स की बात की, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये नेचुरल इनइक्वालिटी है. अब जिसे क्रिकेटर बनना तो वो जल्दी सक्सेसफुल, उसे मतलब जल्दी सक्सेसफुल हो गया, जिसे लॉयर बनना तो हो सकता है उसे टाइम लग गया, तो ये तो नेचुरल इनइक्वालिटी ही है. ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वो कहेगा कि अरे ये तो जल्दी क्रिकेटर बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाया लॉयर जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं. वहीं अगर हम बात करें कि ये जो काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं ये डिफरेंट होती हैं सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ से, और ये कैसे इमर्ज होती हैं? कंसिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी और द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सम ग्रुप्स इन अ सोसाइटी बाय अदर्स. अब सोशली प्रोड्यूस जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर हम देखें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखें, तो ये सब इनइक्वालिटीज़ सोशल बेसिस पे हैं. ठीक है. नेचुरल इनइक्वालिटीज़ किसका रिजल्ट होती हैं? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज़ विथ विच पीपल आर बोर्न. ठीक है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज़ हैं जिसके साथ जन्म ही लिया है लोगों ने एक तरीके से, और अपनी कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ को बढ़ाया है, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हो गई. ये जनरली एज्यूम किया जाता है कि नेचुरल डिफरेंसेस को चेंज नहीं कर सकते. सोशल इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसे क्रिएट किया गया है किसके थ्रू? सोसाइटी के थ्रू. अब डिफरेंस ऐसे कैसे, इतने सारे आपकी मतलब माइंड में भी ऐसी चीज़ें ब्लिंक हो रही होंगी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, कैसे डिफरेंट की बात कर रहे हैं. देखो, सर्टेन सोसाइटीज़ में फॉर इंस्टेंस वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क ओवर दोज हु डू मैनुअल वर्क एंड रिवॉर्ड देम डिफरेंटली. सर्टेन सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है या वैल्यू होती है जो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, कंपैरिजन वाइज जो मैनुअल वर्क करते हैं. ठीक है, और इस तरीके से इंटेलेक्चुअल वर्कर्स जो हैं या जो वर्क कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है डिफरेंटली, मैनुअल वर्कर को, इंटेलेक्चुअल वर्कर को. दे में ट्रीट डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, कलर, जेंडर और कास्ट. यहाँ पे ट्रीट करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, रेस, कलर, जेंडर और कास्ट. तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सोसाइटी को. और एक बात और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज में सर्टनली अपीयर टू अस टू बी अनजस्ट, और कुछ ये जो डिफरेंसेस हैं इसमें से हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से अनजस्ट हैं. ये जो डिस्टिंक्शन है कभी कभी यूजफुल होता है. किस चीज़ में? दिस डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन acceptable and unfair inequalities in society, but it is not always clear or self-evident. कभी कभी ये हेल्पफुल होते हैं एक्सेप्टेबल और अनफेयर इनइक्वालिटीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट कभी मतलब हमेशा ये क्लियर या सेल्फ एविडेंट नहीं होते हैं. ऐसे समझो, जब कुछ इनइक्वालिटीज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल एग्जिस्ट होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये हमें जस्टिफाइएबल लगने लगती है. ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड है. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट पीपल आर बॉर्न विथ एंड कैन नॉट ईजिली चेंज. जैसे कि अगर हम बात करें कि पीपल
बॉर्न हुए जिस भी कास्ट में, जेंडर, रेस, किसी भी बेसिस पे, और ये इजीली हम चेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि कुछ इनइक्वालिटीज़ ऐसी हैं, ऐसा ट्रीटमेंट होता है लोगों के साथ जिसे हम जस्टिफाइएबल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म से चली आ रही हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक। For example, women were long described as the weaker sex, considered timid and of lesser intelligence than men, needing special protection. देखो यहाँ पे ऐसे समझना, आज की डेट में भी सुना होगा आप लोगों ने कि कह देते हैं कि नहीं, महिलाओं में तो दिमाग कम होता है। अब मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आप लोग कहने लगो मैम आपने ऐसा कह दिया। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं कि ज़्यादा समझदार नहीं होती हैं, लेस इंटेलिजेंस है इनके पास, मतलब कम अक्ल है, ऐसे करके समझ सकते हो। तो इन्हें क्या समझा जाता है, वीकर। जेंडर बेसिस पे अगर हम देखें तो महिलाओं को, वुमेन को या फीमेल को वीकर समझा जाता है मैन के कंपैरिजन में, और ऐसा फिर देखा जाता है कि इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि लॉन्ग डिस्क्राइब मतलब बहुत टाइम तक उन्हें इस तरीके से कंसिडर्ड किया गया, टिमिड एंड ऑफ लेसर इंटेलिजेंस मैन के कंपैरिजन में, और इसलिए इन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, और ना ही मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, बट बात यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो भी थिंकिंग लॉन्ग टर्म से चली आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करके उस बेसिस पे देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमने ऐसा सोच लिया तो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर हुआ। अब देयरफॉर इट वॉज फेल्ट दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट्स कुड बी जस्टिफाइड, और यहाँ पे ऐसा फील किया गया कि वुमेन के इक्वल राइट्स को अगर डिनाई किया जा रहा है तो ये जस्टिफाइड है। अगर ऐसे समझो, जो ब्लैक पीपल हैं अफ्रीका में, इन्हें कंसिडर्ड कैसे किया जाता था, वर कंसिडर्ड बाय देयर कॉलोनियल मास्टर्स टू बी ऑफ लेसर इंटेलिजेंस। जो भी अफ्रीका में जो भी कॉलोनियलिज्म के टाइम पे उनके जो मास्टर्स रहते थे, ये इन्हें लेस इंटेलिजेंस समझते थे, कंसिडर करते थे। चाइल्ड की अगर हम, चाइल्ड लाइक एंड बेटर एट मैनुअल वर्क, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक, तो इस तरीके से ऐसे डिफरेंसेस होते थे। एंड दिस बिलीव वाज यूज्ड टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी, और यहाँ पे ऐसा बिलीव था कि मतलब क्या कर रहे थे, यूज टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी। ऑल दीज असेसमेंट्स आर नाउ क्वेश्चनड। अब ये जितने भी असेसमेंट थे आज के टाइम में क्वेश्चन किए जाते हैं, इन्हें अब डिस्टिंक्शंस की तरह देखा जाता है। दीज आर नाउ सीन एज डिस्टिंक्शंस दैट इज मेड बाय सोसाइटी as a result of the differences of power between people and nations rather than based on their inborn characteristics. Another problem की अगर हम बात करें which rises with the idea of natural differences, that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. कुछ डिफरेंसेस जो कि नेचुरल देखे जाते हैं, जिन्हें कंसिडर किया जाता है नेचुरल, और फिर क्या होता है, इन्हें चेंजेस इसमें हमें नहीं देखने को मिलते हैं या चेंजेस नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एडवांसेस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, हेल्प किया है मैनी डिसेबल्ड पीपल को टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं किसे, ब्लाइंड पीपल को। व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केसेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी में हेल्प करती हैं व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स। फिर इवन पर्सनस लुक कैन बी चेंज्ड विद कॉस्मेटिक सर्जरी, इवन जो लोगों का चेहरा है वो कॉस्मेटिक सर्जरी से चेंज भी कर दिया जाता है। एक फेमस फिजिसिस्ट रहे हैं स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने क्या कहा था, कैन हार्ड मतलब इन्होंने किया क्या, या वर्क से रिलेटेड या इन्हीं की हम बात करें, कैन हार्डली मूव और स्पीक बट ही हैज़ मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस। ये बोलने में इन्हें इतनी मतलब बहुत मुश्किल से बोल पाते थे या फिर मूव कर पाते थे, बट अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने किए हैं साइंस की फील्ड में। इट वुड सीम unjust to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये अनजस्ट दिखता है बहुत से पीपल को आज की डेट में, कि अगर डिसेबल्ड पीपल को डिनाई किया जाएगा नेसेसरी मतलब हेल्प जो उन्हें चाहिए ताकि ओवरकम कर सके उनके इफेक्ट्स ऑफ देयर डिसेबिलिटी,
या फिर फेयर रिवॉर्ड उनके वर्क के लिए दिया जाए ऑन द ग्राउंड्स जो कि नेचुरली दे आर लेस कैपेबल। गिवन ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, यहाँ पे ये डिफिकल्ट होगा कि नेचुरल या सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन को यूज करना, टू यूज द नेचुरल या सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन एज अ स्टैंडर्ड बाय विच लॉज और पॉलिसी ऑफ सोसाइटी कैन बी एसेस्ड। मतलब कि किस बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन जो हमने सारी देखी हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि नेचुरल या सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस बेसिस पे लॉ और पॉलिसी सोसाइटी की असिस्ट की जा सकें। फिर अगर हम आगे समझें तो देखो, फॉर दिस रीजन मैनी थ्योरिस्ट टुडे डिफरेंशिएट बिटवीन इनइक्वालिटी arising from our choices and inequalities operating on account of the family or circumstance in which a person is born। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत से थ्योरिस्ट आज की डेट में डिफरेंशिएट करते हैं इनइक्वालिटीज़ दो तरीके से जो कि राइज होती हैं। पहली तो हमारी चॉइसेस से और दूसरी फैमिली या सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे जहाँ पे पर्सन का जन्म हुआ है। ठीक है, इट इज़ लेटर दैट that is a source of concern to advocates of equality in which they wish to minimize and eliminate। यहाँ पे मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ कंसर्न क्या है टू एडवोकेट्स ऑफ इक्वालिटी, और फिर ऐसी मतलब फिर दे आगे अगर हम बात करें विच दे विश टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट, ऐसे इक्वालिटी जिस बेसिस पे यहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज या एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को समझना। आफ्टर कंसिडरिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर अनएक्सेप्टेबल, सबसे पहले तो हमने ये कंसिडर कर दिया इतने सारे एग्जाम्पल समझ के, या फिर अब हम कंसिडर करें कि सोशल डिफरेंसेस कौन से होंगे जो अनएक्सेप्टेबल हैं, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब हम क्या समझेंगे कि डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं इक्वालिटी के जो हम परस्यू करें या फिर एक तरीके से इन्हें अचीव करना है सोसाइटी के लिए। While identifying different kinds of inequalities that exist in society, जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखते हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो वेरियस थिंकर्स और आइडियोलॉजीज़ ने हाईलाइट किए हैं 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी जो कि एक डायमंड की तरह हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे इसलिए ये पिक्चर का यूज़ किया गया है ताकि आप लोग समझ सको कि ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। It is only by addressing each of these 3 different dimensions of equality can we move towards a more just and equal society। और क्या एक तरीके से ऐसे समझो कि इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस को अगर हम एड्रेस करते हैं तो क्या सोसाइटी या फिर हम मोर जस्ट और इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझो पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगी, ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। जितने भी स्टेट में मेंबर्स हैं उन्हें क्या सिटीजनशिप प्रोवाइड करना या फिर इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना, इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करना टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट्स को। ठीक है, अब सिटीजनशिप चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इक्वल सिटीजनशिप क्या करती है, कुछ बेसिक राइट्स के साथ आती है, जैसे कि राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिलीव, ये सारी चीज़ें साथ में आती हैं सिटीजनशिप के। ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें कंसिडर्ड किया गया है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ये नेसेसरी हैं सिटीजन्स को इनेबल करने के लिए, ताकि वो अपने अंदर पार्टिसिपेटरी एक नेचर या फिर फीलिंग लेके आ सकें इन द अफेयर्स ऑफ दी स्टेट्स में, ये एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। बट दे आर लीगल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। लेकिन ये राइट्स जो हैं अगर हम बात करें तो ये लीगल राइट्स हैं जिन्हें गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। अब हमें ये पता है कि वी नो दैट जो कंसिडरेबल इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट होगी कंट्रीज़ में जो इक्वल राइट्स देते हैं सिटीजन्स को, वहाँ पर भी। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये ऑफन रिजल्ट होती हैं डिफरेंसेस इन द रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ का जो अवेलेबल्स हैं सिटीजन्स को सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर्स में। फॉर दिस रीज़न काफ़ी बार एक डिमांड आती है दैट मेड फॉर अ डिमांड इज़ मेड ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड के लिए।
यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, दैट ऑल्दो पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी बाय इटसेल्फ मे नॉट बी सफिशिएंट टू, देखो ऐसे समझो कि जो लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये सफिशिएंट नहीं है एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने के लिए। इट इज सर्टनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट। पॉलिटिकल, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब सोसाइटी अब अनजस्ट नहीं है, जस्ट है और इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी को इगैलिटेरियन या जस्ट बना सकते हैं। अब सोशल इक्वालिटी पे हम आते हैं। तो जो सोशल इक्वालिटी से पहले अगर हमने देखा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है परसूट ऑफ इक्वालिटी के लिए, बट कभी कभी इसको सप्लीमेंटेड करना पड़ता है बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज से। फॉर्मर इज नेसेसरी टू रिमूव एनी लीगल हर्डल्स। इससे पहले जो हमने इक्वालिटी पढ़ी है, ये सोशल इक्वालिटी से पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो ये लीगल हर्डल्स को रिमूव कर सकती है जो एक्सक्लूड, ऐसा देखा अगर हमने कि ऐसे अडल्ट जो एक्सक्लूड करते हैं पीपल को फ्रॉम अ वॉइस इन गवर्नमेंट और डिनाई करते हैं अवेलेबल गुड्स, सोशल गुड्स के एक्सेस के लिए, तो कहीं ना कहीं इसे रिमूव करती है। बट अगर हम बात करें कि जो परसूट ऑफ इक्वालिटी है, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ से हैं इन्हें भी फेयर और इक्वल चांस मिल सके कॉम्पीट करने के लिए ऐसे गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ से। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो ये यही कह रहे हैं कि कुछ हर्डल्स, लीगल हर्डल्स हम हटा सकते हैं, बट ऐसी कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स का क्या जो बैकवर्ड हैं या पीछे हैं, तो उन्हें हमें सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो भी ये गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कॉम्पीट कर पाएँ। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं इन्हें क्या किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एडुकेट हेल्थ दे सकें, अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, नरिशमेंट दे सकें, मिनिमम वेज और अमंग अदर थिंग्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और ऐसी फैसिलिटीज़ अगर नहीं मिलती हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटी इट इज़ एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सभी मेंबर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, टू कॉम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स पे कॉम्पीट करने के लिए। वाइल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ह्यूज पूल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट में, इट टेंड्स टू बी वेस्टेड बी इन सोसाइटी, टू बी वेस्टेड इन सोसाइटी। ऐसे समझो कि यहाँ पे ये समझा रहे हैं where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in society। जहाँ पे equality of opportunity एक huge pool of potential talent के साथ नहीं exist करती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, wasted in, to be wasted, tends to be wasted in society। इंडिया में एक स्पेशल प्रॉब्लम जो कि हम देखें रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ से ही नहीं आती है बट कुछ कस्टम्स से भी आती है, जिसमें हम वुमेन को सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, विच में प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में या फिर डिफरेंट ग्रुप्स में ये देखने को मिलती है। सबसे पहले वही महिला वाला एग्जाम्पल ही हम लेंगे। वुमेन का अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर इंस्टेंस, ये इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सम ग्रुप्स इंजॉय नहीं करती हैं, ठीक है, और कुछ सोशल प्रोहिबिशंस होते हैं सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, और दे में इवन उन्हें डिस्करेज भी किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। आज के टाइम में तो काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए भी रोका जाता था, और ऐसे मैटर्स में स्टेट का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। इन्हें ऐसे मतलब बनाने चाहिए पॉलिसीज़, और बनाता ही है स्टेट, ताकि ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन या हैरेसमेंट है वुमेन से रिलेटेड, ये हम प्रिवेंट कर सकें पब्लिक प्लेसेस या एम्प्लॉयमेंट में, और उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें टू ओपन अप एजुकेशन और सर्टेन प्रोफेशंस टू वुमेन एंड अदर सच मेजर्स। बट सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है अवेयरनेस रेज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जिन्हें अपने राइट्स चाहिए हैं।
अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट लेवल पे हम ये कहेंगे कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे वेल्थ, प्रॉपर्टी या इनकम से रिलेटेड इंडिविजुअल्स और क्लासेस के बीच में, ठीक है। अगर हमें डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी मेजर करनी है तो एक तरीका ये है कि मेजर द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट ग्रुप्स। इनके बीच का अगर हम डिफरेंसेस देख लें तो हम बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, ठीक है। अनदर वे अगर है तो वो देखिए, एस्टिमेट करेंगे नंबर ऑफ पीपल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, बीपीएल, ठीक है। ऑफ कोर्स जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम है ये प्रोबेबली एग्जिस्ट नहीं होती है सोसाइटी में कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो वेल्थ से रिलेटेड। बहुत सी डेमोक्रेसीज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ट्राई करती हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करा सकें लोगों को, इन द बिलीव दैट ये एटलीस्ट जिन्हें टैलेंट है उनको डिटरमाइन करेगा और चांस देगा ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी कंडीशन को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट होती रहेंगी, कंटिन्यू इनइक्वालिटीज़ में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इंडिविजुअल्स के बीच में। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की या ग्रुप की, कम्युनिटी की हम पोजीशन इंप्रूव कर सकते हैं सफिशिएंट एफर्ट्स के साथ। और उसके बाद हमें ऐसा, हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ मेजर्स लेने पड़ सकते हैं। अब inequalities which are entrenched, that is which remain relatively untouched over generations are more dangerous for a society। से समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर सोसाइटी में सर्टन क्लासेस ऑफ पीपल कंसिडरेबल वेल्थ एंजॉय करते हैं, पावर एंजॉय करते हैं ओवर जनरेशंस, तो सोसाइटी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी उन क्लासेस के बीच में और कंपैरिजन वाइज पुअर जनरेशंस के बीच में। कि देखो अब हमारे दादा परदादा ऐसे कहते हैं कि उस टाइम से ही हमें तो ये प्राथमिकता या प्रिविलेजेस मिलते हुए आ रहे हैं, बट कंपैरिजन वाइज जो पुअर होंगे तो आगे चल के उनके जो जनरेशन होने वाली है वो फिर से पुअर ही रहेंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये इंजॉय कर रही हैं राइट्स को, कंसिडरेबल वेल्थ को। Over time, such class differences can give rise to resentment and violence। और इस तरीके से जब तक ये ज़्यादा क्लास डिफरेंसेस चलते रहेंगे तो ये रेस करेगा रिसेंटमेंट और वायलेंस को। अब देखो जिस तरीके से ये पढ़ते पढ़ते इन्हें नींद आ गई है तो कहीं आप लोगों को भी नींद नहीं आ गई हो, इसलिए ध्यान से सुनने के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देते जाइए कि हाँ यार मैम ये एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज़ का, और लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है एक ऐसी कॉपी लेके रखा करिए आप लोग, नोटबुक कॉपी जो भी आपको रखना है, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाया करिए ताकि आप लोग को ऐसी नींद ना आए। तो देखो ऐसे बोर नहीं होना है पढ़ते पढ़ते, ध्यान से सुने। इक्वालिटी है, हम देखो मेन अगर मैं बात करूं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हम बस यही समझना चाह रहे हैं कि इक्वालिटी एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एक नेचुरली ऑकर्ड होती हैं और एक सोशली प्रोड्यूस्ड होती हैं, ऐसे समझो। जो नेचुरली हैं उन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और जो सोशली प्रोड्यूस्ड हैं उन्हें कुछ हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म में रन होने की वजह से, एग्जिस्ट होने के कारण क्या हुआ है कि इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये हमने समझा। फिर कुछ डायमेंशंस हमने समझे कि इक्वालिटी के क्या होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें कि कैसे कंप्लीट होगा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। बस आपको अपनी आसपास की चीज़ों को देखना है, समझना है और आंसर में लिख देना है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। और ये चाय वाय लेके बैठी हुई थी तो भी इन्हें नींद आ गई है, बट आप लोग स्टेप अप एकेडमी के साथ हैं तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे और बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब समझो, because of the power of the wealthy classes, it might prove difficult to reform such a society to make it more open and egalitarian। और वेल्दी क्लासेस की पावर की वजह से इट माइट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है ऐसी चीज़ों को रिफॉर्म करना ताकि हम सोसाइटी को और ज़्यादा ओपन और इगैलिटेरियन बना सकें, ठीक है। मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं हमारे टाइम की, ठीक है।
मार्क्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर थे, 19th सेंचुरी में ये थिंकर थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रूट कॉज है एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी का वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइवेट ओनरशिप करना, ये रूट कॉज है इनइक्वालिटी का, जैसे कि ऑयल, लैंड या फिर फॉरेस्ट एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया कि ऐसी प्राइवेट ओनरशिप, that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, सिर्फ owners मतलब जो owners class हैं उन्हें wealthy ही नहीं बनाता है, ये उन्हें political power भी provide कर देता है। और ऐसी पावर से क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट पॉलिसीज़ को और लॉ को, और इसके थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट हो सकता है कि अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, अब जिले में मतलब डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, कंट्री में, टाउन में क्या होगा कि कोई वेल्दी पीपल हैं तो क्या होगा, उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा स्टेट पॉलिसीज़ पे, और इस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकती है और होती ही है। ऑब्वियस ही है, अगर कोई और आके स्टेट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी, इन्फ्लुएंस हो रही है अगर तो थ्रेट होगा। ठीक है, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट का मानना ऐसा था कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब ऐसा फील करते थे वो कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि रैंक और प्रिविलेजेस का डिफरेंस। देयरफॉर ऐसी इनइक्वालिटी से टैकल करने के लिए सोसाइटी में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी से और आगे जाना होगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, पब्लिक का कंट्रोल हो एसेंशियल रिसोर्सेज पे और फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी पर। ठीक है, जो एसेंशियल हो, और ऐसे व्यूज डिबेटेबल हैं बट इन्होंने इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज किया विच नीड टू बी एड्रेस, जिनका एड्रेस्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ये हम लिबरल थ्योरीज में देख सकते हैं। लिबरल्स अपहोल्ड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन का, कि जो मोस्ट एफिशिएंट और फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज है और रिवॉर्ड्स इन सोसाइटी हो, उसका बेसिस क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। इनका मानना ऐसा है कि जो स्टेट्स हैं may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equality या फिर equal opportunity for all. This cannot by itself bring equality and justice to society. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि while states तो intervene करेंगे ही ट्राई करने में और इंश्योर करने में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए, लेकिन ये इटसेल्फ मतलब एक तरीके से अपने अंदर से ही इक्वालिटी और जस्टिस नहीं लेके आएगा। अपने आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसके थ्रू इक्वालिटी और जस्टिस हो जाए सोसाइटी में। ठीक है, कंपटीशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जो कंपटीशन हो वो फ्री और फेयर कंडीशंस में हो। फ्री एंड फेयर कंडीशंस इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे, ये सबसे ज़्यादा जस्ट और एफिशिएंट वे है रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का इन अ सोसाइटी। जितना ज़्यादा कंपटीशन ओपन और फ्री होगा तो इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी, आर इनइक्वालिटीज़ आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंस्ड, और पीपल को ड्यू रिवॉर्ड मिलेगा उनके टैलेंट्स और एफर्ट्स के लिए। ठीक है, लिबरल्स के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन है ये सबसे ज़्यादा जस्टिफाइबल है और एफिशिएंट वे ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स है जॉब्स और एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो लिबरल्स का कहना ये है कि आप टैलेंट बेसिस पे सबको अपॉर्चुनिटीज़ दें, एजुकेशन दें। ठीक है, बट यहाँ पे ये एक तरीके से ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर रही है इससे पहले जो हमने अदर टू पॉलिसीज़ या थिंकर्स के बेसिस पे हमने देखा। अब फॉर इंस्टेंस हमारी कंट्री में बहुत से स्टूडेंट्स का होप होता है कि वो एडमिशन ले सकें प्रोफेशनल कोर्सेज में और हाईली कॉम्पिटिटिव में एंट्री, एक तरीके से हम देखें तो कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत ज़्यादा हाईली होता है एंड एंट्री इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। ऐसे समझो कि आप सभी लोग चाहते होंगे कि हमें एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिले। ठीक है, लेकिन फिर देखा जाता है कि जो अगर एंट्री ही लेना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और कोर्ट्स जो हैं उन्होंने स्टेप्स ली हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए और एंट्रेंस टेस्ट को, ताकि इंश्योर कर सकें कि हर एक बच्चा
हर एक व्यक्ति जो भी कंपटीशन में है उसके साथ फेयर और इक्वल, मतलब फेयरनेस और इक्वालिटी हो सके। अभी भी बहुत से लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, स्टिल में सम स्टिल नॉट गेट एडमिशन, लेकिन यहाँ पे ये कंसिडर्ड किया जाता है, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स। अनलाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स बिलीव नहीं करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ नेसेसरली लिंक्ड होनी चाहिए। ये मेंटेन करते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं हर एक स्फीयर्स में इन्हें अप्रोप्रिएटली टैकल किया जाए। मतलब जो डेमोक्रेसी है ये हेल्प करेगी लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करना, लेकिन ये यहाँ पे नेसेसरी है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू डिवाइस डिफरेंट स्ट्रेटजीज ताकि हम डील कर सकें सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के साथ। लिबरल्स के साथ जो प्रॉब्लम थी, अगर हम बात करें तो द प्रॉब्लम्स फॉर लिबरल्स इज नॉट इनइक्वालिटी एज सच बट अनजस्ट और एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज़ जो प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि इस तरीके से ये राइट्स हैं, ये डायमेंशंस हैं, बट अलग अलग थिंकर्स हैं और उनका मानना अलग अलग है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रमोट कैसे करेंगे इक्वालिटी को, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। हमने देखा कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं सोशलिस्ट में, लिबरल्स में, और मोस्ट डिज़ायरेबल वे ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ इक्वालिटी, की कैसे अचीव करना है इक्वालिटी का गोल, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और कुछ बेसिक मतलब इन लोगों का मानना अलग अलग तरीके से है। वाइल द रिलेटिव मेरिट्स और जो लिमिटेशंस हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के, ये डिबेटेड हैं ओवर द वर्ल्ड। अभी भी हमें कंसीडर करना पड़ता है कि कौन से प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ हो ताकि इक्वालिटी लेके आ सकें। Especially, we need to consider if the use of affirmative action is justified for purposes of bringing about equality. This issue has raised a lot of controversy in recent year and we will discuss this issue in following section. तो ये जो आगे के मतलब ये जो issues हैं ये हम आने वाले आगे के sections में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ऐसे समझो, establishing formal equality, कैसे establish करेंगे formal equality को। जो फर्स्ट स्टेप है इक्वालिटी लाने के लिए इज ऑफ कोर्स एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस, मतलब कि जो फॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं इनइक्वालिटी और प्रिविलेजेस के, इसे ख़त्म कर दो तो क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये प्रोटेक्ट होती हैं किसके थ्रू, कस्टम्स और लीगल सिस्टम्स के थ्रू, जो प्रोहिबिट करते हैं सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ और रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये इनइक्वालिटीज़ हम सब जगह देखते हैं जिसका बेसिस कस्टम और लीगल सिस्टम्स हैं। पुअर पीपल को राइट टू वोट ग्रांटेड नहीं किया गया लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ में। वुमेन को भी काफ़ी जगह प्रोफेशंस और एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें इंडिया में, तो कास्ट सिस्टम ने भी प्रिवेंट किया है लोअर कास्ट को कुछ भी मतलब वर्क करने के मैनुअल लेबर के अलावा। ठीक है, बहुत सी कंट्री में हम देखते हैं कि कुछ फैमिलीज हाई पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं, तो यहाँ पे ऐसे समझो जो अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी है ये रिक्वायर करता है कि ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस या प्रिविलेजेस हैं इन्हें ख़त्म किया जाए, तब जाके हम इक्वालिटी इम्प्लाई कर सकेंगे या प्रोवाइड कर सकेंगे। Since many of these systems have the sanction of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these systems of inequality. बहुत से systems अगर हम यहाँ पे देखें लॉ के जो हैं, तो यहाँ पे इन्हें sanction मिला हुआ है लॉ के द्वारा। तो इक्वालिटी अगर चाहिए है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट और लॉ ये स्टॉप करे ऐसे सिस्टम्स, मतलब जो इनइक्वालिटी के सिस्टम्स हैं इन्हें क्या देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट ना करें, स्टॉप प्रोटेक्टिंग दीज सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी किया है। क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को भी। अगर आपने इससे पहले के सेशंस देखे हैं तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स दिए गए हैं, डीपी, एसपी, ड्यूटीज, सब कुछ डिस्कस किया है, ज़रूर जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को और इनकॉर्पोरेट किया है इसे आइडेंटिकल ट्रीटमेंट लॉ के थ्रू सभी सिटीजन्स को, और इन्होंने ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन सभी बेसिस पे जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज कास्ट, रेस, रिलीजन और जेंडर। अब इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम समझते हैं। हमने ये देखा कि जो फॉर्मल इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को रियलाइज कराने के लिए। समटाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना ताकि वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकें। कभी कभी कुछ हमने एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड देखे। कुछ डिफरेंसेस जो हैं लोगों के बीच में ये ध्यान में मतलब रखा जाना चाहिए या देखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे डिसेबल्ड पीपल हैं, ठीक है, इनके पास जस्टिफाइबली डिमांड होगी, ठीक है, और इस तरीके से इन्हें क्या होगा, इक्वल चांस मिलेगा पब्लिक बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए। डिमांड स्पेशल रैम्प्स इन पब्लिक स्पेसेस। क्या करते हैं डिसेबल्ड पीपल, जस्टिफाइबली डिमांड करते हैं स्पेशल रैम्प्स को पब्लिक स्पेसेस में ताकि उन्हें इक्वल चांस मिल सके पब्लिक बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए। अब अगर हम वुमेन की बात करें, जो वुमेन वर्किंग वुमेन है, कॉल सेंटर्स में काम करती हैं रात में, तो इन्हें भी स्पेशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है उनकी जर्नी के टाइम पे टू एंड फ्रॉम द सेंटर, ताकि उन्हें इक्वल राइट मिल सके वर्क का और ये प्रोटेक्ट भी हो सकें, दैट देयर इक्वल राइट टू वर्क में बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे इनका जो इक्वल राइट है वर्क करने का ये भी प्रोटेक्ट हो सके। बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अब कोई भी वुमेन है, ठीक है, अब ये कॉल सेंटर में वर्क करती हैं और कब वर्क करती हैं, नाइट में वर्क करती हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कितने ज़्यादा क्राइम्स हैं, हर एक चीज़ है जिसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इन्हें प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से कोई भी हम इन्हें प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि जहाँ घर तक अगर ये जा रही हैं तो इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया जाए। तो ये इक्वालिटी ही मेंटेन करने के लिए इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। These should not be seen as infringements of equality but as enhancement of equality। और यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि महिला रात में आ रही है, कोई वुमेन काम करने आ रही है तो आपने ऐसे कैसे उसे स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया, ये तो आप इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसे ही ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम इन्हें यहाँ पे ये प्रिविलेजेस दे रहे हैं या स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगर हम आगे बात करें कि किस तरीके के डिफरेंसेस हिंडर करते हैं एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो लेके आएँ ताकि ओवरकम कर सकें इन हिंड्रेंसेस को, तो एक तरीके से ऐसे समझो कि may be pursued to overcome those hindrances are questions that are being discussed in almost all societies today, जो कि आज की डेट में सभी सोसाइटी में डिस्कस किए जाते हैं। कुछ कंट्री ने पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन यूज़ की है ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एनहेंस कर सकें। हमारी कंट्री में हम रिलाई करते हैं पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस पे। जैसा कि हम जानते हैं रिजर्वेशंस हम देते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, वी विल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन के आइडिया को हम समझेंगे और कुछ इश्यूज़ जो स्पेसिफिक पॉलिसीज से रेस किए जाते हैं इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, विद इन दैट फ्रेमवर्क, वो भी हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। देखो सबसे पहले अब समझो अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ऐसे आइडिया पे बेस्ड है जो कि सफिशिएंट नहीं होता है फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए। जब हम एलिमिनेट करना चाहते हैं इनइक्वालिटीज़ को जो कि डीपली रूटेड हैं, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि मिनिमाइज कर सकें और एलिमिनेट कर सकें ऐसे एंट्रेंच्ड को जो कि फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे आ गए, ठीक है। बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं अफर्मेटिव एक्शन की इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि करेक्ट कर सकें जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट हुए हैं पास्ट इनइक्वालिटीज़ के, उनको हम सही कर सकें। तो समझ में आया
कि फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, बट यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि हमें साथ ही साथ पॉजिटिव मेजर्स भी लेने हैं। अफर्मेटिव एक्शन बहुत से फॉर्म्स के तरीके से मेजर लेता है, कैन टेक मैनी फॉर्म्स फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। मतलब कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग होगी ताकि एडवांस फैसिलिटीज़ किसे दे सके, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ को, जैसे स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशल कंसिडरेशन के लिए एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स के लिए। हमारी कंट्री में हमने पॉलिसी ऑफ कोटा एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, या रिजर्व सीट हम देखते हैं एजुकेशन और जॉब में, आप लोग सुनते ही रहते होंगे, ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें किसे, डिप्राइव्ड ग्रुप्स को। और ये कंसिडरेबल डिबेट और डिसएग्रीमेंट के लिए कभी कभी सब्जेक्टेड हो भी जाते हैं। the policy has been defended on the ground, और इस पॉलिसी को किस बेसिस पे डिफेंड किया जाता है कि बहुत से जो ग्रुप्स हैं वो विक्टिम्स रहे हैं सोशल प्रेजुडाइज के और डिस्क्रिमिनेशन के इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन एंड सेग्रीगेशन। मतलब कि अब कोई अगर पूछ ले कि आप रिजर्वेशन और कोटा क्यों दे रहे हैं, तो इसे कैसे डिफेंड किया जाता है कि बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो विक्टिम हैं सोशल प्रेजुडाइज के। ठीक है, प्रेजुडाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, तो हमने देखते से यही चीज़ सोच ली कि हाँ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल प्रेजुडाइज की वजह से विक्टिम्स हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्सक्लूजन और सेग्रीगेशन के फॉर्म में। इस तरीके से, इस बेसिस पे हमने ये पॉलिसी बनाई है, ये इस तरीके से इसे डिफेंड करते हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्होंने पास्ट में सफ़र किया और उन्हें डिनाई किया गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैन नॉट बी इमीडिएटली एक्सपेक्टेड टू कॉम्पीट विथ अदर्स ऑन इक्वल टर्म्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने टाइम से इन पे इनइक्वालिटीज़ चली आ रही हैं, इसलिए इन्हें प्रिविलेजेस देते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन के फॉर्म में या फिर कोटास के फॉर्म में। देयरफॉर जो कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहे हैं और जस्ट सोसाइटी, तो इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्प देना चाहिए। तो अफर्मेटिव एक्शन में हम यही बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव मेजर्स कैसे लेके आएँ। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि टेम्परेरी होगा या टाइम बाउंड मेजर होगा। मतलब कि यहाँ पे ये है कि रिजर्वेशन और कोटा जब तक दिया जाए तब तक दिया जाए जब तक ये इक्वल टर्म्स पे कॉम्पीट नहीं कर पाए, और जैसे ही ये कॉम्पीट कर लेते हैं इक्वल टर्म्स पे, तो ये टेम्परेरी है या टाइम बाउंड मेजर्स हैं जिन्हें टाइम के साथ ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जो स्पेशल कंसिडरेशन है ये इनेबल करेगा इन कम्युनिटीज़ को ओवरकम करने के लिए एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस को, और फिर कॉम्पीट कर सकते हैं अदर्स के साथ ऑन इक्वल टर्म्स। ऑल्दो जो पॉलिसीज़ हैं अफर्मेटिव एक्शंस की, ये सपोर्ट की जाती हैं ताकि सोसाइटी को ज़्यादा इक्वल बना सकें, और बहुत से थ्योरिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू भी करते हैं अगेंस्ट देम। ये क्वेश्चन करते हैं कि जो लोगों को आप ट्रीट कर रहे हो अलग अलग, ये ग्रेटर इक्वालिटी कैसे होगा। दे क्वेश्चन वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी। जो क्रिटिक्स हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, पर्टिकुलरली पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, ये इन्वोक करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को ऐसी सच पॉलिसीज को आर्ग्यू करने के लिए अगेंस्ट सच पॉलिसीज। दे कंटेन दैट एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो कोई भी प्रोविजन है रिजर्वेशन का या कोटा का डिप्राइव्ड के लिए, हायर एजुकेशन या जॉब में एडमिशन के लिए, ये अनफेयर है क्योंकि आर्बिट्रेरली इसे डिनाई किया जाता है अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, जो कि उनका राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट है। ये मेंटेन करते हैं कि जो रिजर्वेशंस हैं ये फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, और ये कंटिन्यू अगर होते हैं एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट्स। इक्वालिटी रिक्वायर करती है कि जितने भी पर्सन्स हैं इन्हें अलाइक ट्रीट किया जाए, और जब भी डिस्टिंक्शंस बनाए इंडिविजुअल्स के बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या कलर, तो हम रीइंफोर्स कर रहे हैं कास्ट या फिर रेशियल प्रेजुडाइसेस को। ठीक है, फॉर दीज थ्योरिस्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंक है वो ये है कि ये सोशल डिस्टिंक्शंस को ख़त्म किया जाए जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं,
और इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये रिलीवेंट है कि हम एक तरीके से देखें टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के और इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स के पास राइट हो ताकि इक्वल कंसिडरेशन के लिए, टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। बट कंपटीशन फेयर होना चाहिए। समटाइम्स जब लिमिटेड सीट्स पे कंपटीशन होता है या जॉब्स पे, तो जो पीपल होते हैं डिप्राइव्ड स्टेटस से, इन्हें डिसएडवांटेज मिल जाता है। जो नीड्स और सर्कमस्टेंसेस हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर की, ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिनके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स इलिटरेट थे, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उनसे जो एजुकेटेड फैमिलीज़ में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, या वो दलित हो, महिला हो या कोई भी कैटेगरी हो, ये डिज़र्व करते हैं और नीड करते हैं कुछ स्पेशल हेल्प। और ये प्रोवाइड करने के लिए स्टेट मस्ट डिवाइस सोशल पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ स्टेट्स लेके आए जो हेल्प करे लोगों को इक्वल राइट के लिए और उन्हें फेयर चांस दे सकें ताकि ये कॉम्पीट कर सकें अदर्स के साथ, ठीक है। फैक्ट ये है कि ऐसे स्फीयर ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडिया में अगर हम देखें तो द फैक्ट इन दैट इज दैट इन द स्फीयर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडिया ने फार लेस एक तरीके से जो चीज़ें की हैं फॉर इट्स डिप्राइव्ड पॉपुलेशन देन व्हाट इज़ देयर ड्यू, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ अगर हम स्कूल एजुकेशन में देखें तो ये ग्लेयरिंग है। बहुत से पुअर चिल्ड्रन रूरल एरियाज़ में या अर्बन स्लम्स में इनके पास लिटिल चांस होता है स्कूल्स अटेंड करने का, और अगर उन्हें चांस मिलता है तो उनके स्कूल उन्हें लिटिल मतलब हैव टू लिटिल टू ऑफर दैट वुड बी कंपेरेबल टू द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन एलाइट स्कूल। जितने एलाइट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं उतनी प्रोवाइड नहीं की जा पाती हैं। ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसके साथ बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं, एंटर स्कूल टेंड टू कंटिन्यू टू हैम्पर देयर चांसेस टू इम्प्रूव देयर क्वालिफिकेशंस और गेट गुड जॉब्स। तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए फैसिलिटीज़। ऐसे इनइक्वालिटीज़ की बात ये कर रहे हैं जिसके साथ चिल्ड्रन एंटर हुए स्कूल में और ये कंटिन्यू करती हैं एक तरीके से और फिर हैम्पर करती हैं उनके चांसेस को ताकि वो क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव मतलब अच्छी से उन्हें क्वालिफिकेशंस मिले और गुड जॉब्स मिल पाए। ये स्टूडेंट्स हर्डल्स फेस करते हैं एडमिशन लेने में एलाइड प्रोफेशनल कोर्सेज में, क्योंकि उनके पास इतना पे करने के लिए नहीं होता है कोचिंग्स में। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्टेप अप एकेडमी के थ्रू आप लोग जो भी एजुकेशन करना चाहते हैं, आगे जाके पढ़ना चाहते हैं, आपको बिल्कुल फ्रीली प्रोवाइड हो रहा है, तो आप आराम से पढ़िए, ठीक है। जो फीस होती है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, ये भी प्रोहिबिटली बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें और आज के डेट में अगर आप लोग जाएंगे पढ़ने के लिए किसी भी कोचिंग में कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा हाईली पे करना पड़ता है। बट हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी पे आप लोगों को काफ़ी कोर्सेज जो हैं वो फ्रीली ही प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ये कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं इक्वल टर्म के साथ विद दी मोर प्रिविलेज्ड सेक्शंस जो जिन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इस टाइप की जो हैं ये परसूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को हिंडर करती हैं और बहुत से थ्योरिस्ट आज की डेट में इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, व्हाट दे कॉन्टेस्ट इज़ नॉट द गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ जो स्टेट परस्यू करे ताकि अचीव कर सके इन गोल को। क्या जो स्टेट रिजर्व सीट्स हैं डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लिए, एक तरीके से अगर हम बात करें, शुड द स्टेट रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, क्या स्टेट को डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लिए सीट्स रिजर्व करनी चाहिए या फिर उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि उन्हें हेल्प हो सके अपने टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने के लिए बचपन से ही, ठीक है। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि डिप्राइव्ड है कौन, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हम क्राइटेरिया इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिप्राइव्ड को, या फिर हम सोशल इनइक्वालिटीज़ देखें जो कि अराइज होती है कास्ट सिस्टम से हमारी सोसाइटी में, जो कि बेसिस है आइडेंटिफाइंग दी डिप्राइव्ड ग्रुप्स। क्या बेस क्या रखना चाहिए डिप्राइव्ड ग्रुप्स का,
इनइक्वालिटीज़ हैं। अब महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो हर जगह इनइक्वालिटी है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, ठीक है, या इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखें। ये एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल पॉलिसी के जो आज के टाइम में डिबेटेड होते हैं। अल्टीमेटली जो पॉलिसीज़ हैं जो हम चूज़ करते हैं इन्हें जस्टिफाई होना ज़रूरी है इन द टर्म ऑफ देयर सक्सेस, ताकि हम सोसाइटी को और इगैलिटेरियन बना सकें और फेयर बना सकें सभी के लिए। और इन इशू मतलब ये जो इशू हैं इक्वालिटी के, इस पे अगर हम रिफ्लेक्ट करने के टाइम पे देखें तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन, या करना चाहिए बिटवीन ट्रीटिंग एवरीवन, हर एक व्यक्ति को आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट किया जाए और इक्वल ट्रीट किया जाए। The latter may on occasions need differential treatment, but in all cases the primary consideration is to promote equality. जो इससे अगर हमने यहाँ पे जो दोनों चीज़ें देखी कि किस तरीके से इशू ऑफ इक्वालिटी को हम देखें कि हर एक को आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट करना और हर एक को इक्वल ट्रीट करना, तो ये ओकेशनली पहला वाला तो हो सकता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट सारे ही केसेस में प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है हमारा, तो वो ये है कि हम इक्वालिटी को प्रमोट करें, ठीक है। डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट कंसिडर्ड किए जाते हैं ताकि हम रियलाइज़ कर सकें गोल ऑफ इक्वालिटी को, बट जस्टिफिकेशन और केयरफुल रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के साथ हम देखते जाएंगे। सिंस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए, ये पार्ट या पार्सल किस चीज़ का है? कास्ट सिस्टम का, ठीक है। जैसे कि हम अपार्थीड देखें एंड प्रैक्टिसेस लाइक अपार्थीड, और जिस तरीके से एक प्रैक्टिस करते हैं अपार्थीड की तरह, तो लिबरल्स यूजुअली अगर हम देखें लिबरल्स को वेरी ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। बहुत से इश्यूज रिलेटेड हैं परसूट ऑफ इक्वालिटीज़ से जो कि रेस करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की टाइम पे। 19th सेंचुरी में वुमेन ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है फॉर इक्वल राइट्स के लिए, ठीक है। इन्होंने डिमांड किया क्या? राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, और राइट टू वर्क। ये सेम राइट्स हैं जो कि मेंस को मिलते हैं सोसाइटी। हाउएवर जैसे ही एंटर्ड करते हैं जॉब मार्केट में, तो यहाँ पे रियलाइज़ किया जाता है कि वुमेन को स्पेशल फैसिलिटीज़ देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको ये सभी राइट्स मिल सकें। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कुछ जैसे प्रोविजंस हैं मैटरनिटी लीव के लिए एंड क्रैचेस इन दी वर्क प्लेस। स्पेशल कंसिडरेशंस के बिना ये सीरियसली कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं जॉब्स में, अगर हम वुमेन की बात यहीं पे कर रहे हैं, या फिर सक्सेसफुल प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाता है। यहाँ पे अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंटली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर सेम राइट्स वुमेन को देनी है इक्वल टू मैन, ठीक है। जैसे ही हम डेलिब्रेट करते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी पे और एग्जामिन करते हैं कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट वारंटेड है पर्टिकुलर केस में, तो हमें कंटिन्यूसली अपने आप से ही पूछना चाहिए कि जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये एसेंशियल है ताकि इंश्योर कर सकें सेट ऑफ पीपल इंजॉय कर सकें सेम राइट्स को एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी या एज रेस्ट ऑफ सोसाइटी। कॉशन मस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाउएवर ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं है कि ये एक न्यू स्ट्रक्चर, दैट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डज नॉट यील्ड न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेंस एंड ऑपरेशन, या फिर मीन्स ना बने डोमिनेंट ग्रुप्स का टू रीएसेट स्पेशल प्रिविलेजेस एंड पावर इन सोसाइटी। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंटेंडेड हैं और जस्टिफाइड तभी होते हैं एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप सभी को इक्वालिटी क्या होते हैं, कौन से डायमेंशंस हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे इक्वालिटी हमें परस्यू करना है और कैसे कैसे थॉट्स हैं थिंकर्स के। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो अगर आपको, तो आप लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इक्वालिटी का वन शॉट रिवीजन हमने कर लिया है। इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैंने जो भी समझाया है उस बेसिस पे आप अपने वर्ड्स में पूरे आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बट अभी हमारे आने वाले सेशंस में हम इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर
आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखने हैं और इससे पहले हम जो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको ये सभी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा इक्वालिटी के बारे में, तो आप लोग खुश हो जाइए और आप लोग हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।